अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा, अब हम कर रहे हैं बेसिक्स। रिटेन अर्निंग हमारा टॉपिक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिटेन अर्निंग के ऊपर। देखिए, रिटेन अर्निंग क्या है। रिटेन अर्निंग जो है ये इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी से मतलब हमारा कैपिटल, शेयर्स जो होते हैं हमारे कैपिटल में आ गए। इसके अलावा हमारे पास रिजर्व्स जो होते हैं, हमारे पास रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग जो है ये इक्विटी का पार्ट होती है और इसको आपने ऐसे समझना है कि ये एक प्रॉफिट का अकाउंट है। रिटेन अर्निंग एक प्रॉफिट का अकाउंट है। इसमें तमाम प्रॉफिट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम अगर ऐसे समझें, ये हमारे पास एक इसको समझ लें आप, एक बाल्टी है जो भी है। इसमें क्या आता है हमारे पास? इसमें हमारे पास प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। कौन से? करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसका मतलब ये भर जाता होगा जब इसमें प्रॉफिट्स आते होंगे। और इसमें क्या प्रॉफिट्स पिछले होते हैं? इसमें हमारे पास प्रॉफिट्स पास्ट ईयर्स के भी होते हैं। प्रॉफिट पास्ट ईयर्स, यानी कि हम अगर 2021 के लिए आज काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी है, उसने 1 लाख रुपये अर्न करे, तो 1 लाख रुपये को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, और 2020 में क्या, जो 2020 में हमने प्रॉफिट अर्न किया वो इस रिटेन अर्निंग के अकाउंट में होगा। वो भी इसमें क्या होगा? मौजूद होगा। 2019 का, 18 का, पीछे हम चले जाएं 2001 तक चले जाएं, जी बिल्कुल इसमें हो सकता है प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग हमने क्या सीखा कि इसमें प्रॉफिट्स आते हैं और इसमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स भी होते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना, कुछ प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैश डिविडेंड के लिए, रिजर्व्स के लिए और स्टॉक डिविडेंड के लिए। अभी तक क्या है, इनकी टर्म्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाए आप कैश डिविडेंड के ऊपर। कैश डिविडेंड, देखिए कैश डिविडेंड क्या होता है। कैश डिविडेंड वो अमाउंट है कि जब मैं शेयर्स खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी है ABC एंड कंपनी, ये कंपनी है, इसके मैंने 10,000 शेयर्स क्या किए, मैंने बाय कर लिए, मैंने ख़रीद लिए इसके 10,000 शेयर्स। अब क्या होगा? अब मुझे शेयर्स मैंने बाई किया, अब मुझे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, एक मुझे शेयर प्राइस इंक्रीज़ होने पे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब मैंने अगर 100 रुपये का ख़रीदा और मेरे ख़रीदने के 1-2 महीने बाद वो लेट से 150 रुपये का हो गया, तो मुझे 50 रुपये एक शेयर पे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स मैंने बाई किए, मुझे 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक, मुझे शेयर प्राइस बढ़ रही है, दूसरा मुझे डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है इसका, ABC एंड कंपनी का। ये प्रॉफिट कैसे मिलता है? नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल ABC एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है इस दफ़ा 10 लाख रुपए, ये प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे? इस 10 लाख को ये क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे डिवाइड कर देंगे। किस पे? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे जो पर शेयर की अमाउंट आएगी, अच्छा उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम पर शेयर जो अमाउंट आएगी, जितने बंदों ने जितने शेयर्स लिए होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास
डिविडेंड की अमाउंट देगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है मिस्टर ए, उसने 5,000 शेयर्स बाय किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। अब उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? लेट से 10 लाख रुपए हमने एग्जाम्पल में लिया था और नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स 1 लाख है, तो हमारे पास 10 रुपये जो है ना वो पर शेयर डिविडेंड हमें उस बंदे को यानी कि पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 5,000 शेयर उसने लिए, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये क्या है, ये मिस्टर ए का प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप आप कैश डिविडेंड समझ गए कि मैंने क्या बताया। अच्छा, इस तरह से स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड भी यही होता है कि कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी रखती है। वो कहती है आप कैश डिविडेंड ना लें, आप कैश डिविडेंड को ना लें, आप इसके अगेंस्ट में ले लें स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? मज़ीद शेयर्स खरीद लें। फॉर एग्जांपल जो कैश डिविडेंड था ये 1 लाख रुपए, उसको कितना मिला था? 50,000 रुपये मिल रहा था उसको। ठीक है, 50,000 रुपये उसको डिविडेंड मिला था, कैश डिविडेंड। बोला ये गया कि भाई इस 50,000 को छोड़ें, तो क्या करें, आप शेयर्स ले लें। अब हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि वो एक शेयर कितने गए, 50,000 के हिसाब से कितने शेयर्स आते हैं, तो वो शेयर्स कंपनी जो है उस बंदे को, मिस्टर ए को, वो शेयर्स दे देगी। अब उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल पहले 5,000 शेयर्स थे, अब 6,000 हो जाएंगे, 7,000 हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे। ये स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारे पास एक रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट होता है। रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। रिजर्व्स जो होते हैं हमारे, रिजर्व्स का मतलब है होल्ड करना। ठीक है, अच्छा, कंपनी क्या करती है? कंपनी फ्यूचर में, और ये क्यों किया जाता है? फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। कंपनी को आज से 5 साल बाद एक बिल्डिंग खरीदनी है, एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने क्या करना है, आज से जो है हर साल रिटेनिंग के यानी कि प्रॉफिट के अकाउंट से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करके रिजर्व में डालते रहेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लें आप 1 लाख रुपए ये हर साल डालते हैं रिजर्व के नाम पे रिटेनिंग से निकाल के, तो 5 साल बाद इनके पास 5 लाख रुपए हो जाएंगे। अब 5 साल बाद इनको 5 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को इन्होंने बढ़ाना है, कोई फ्लोर बनवाना है, और भी कुछ इन्होंने करना है, 50 लाख हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, 5 लाख छोटी अमाउंट है, 50 लाख रुपए इनको अगर रिजर्व में ये लोग बनाते हैं, तो उससे क्या करेंगे ये लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो रिजर्व सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं होता, रिजर्व फॉर प्लांट भी होता है। प्लांट मतलब इन्होंने प्लांट को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है फ्यूचर में, इनको ऐसा लगता है कि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाली है। इसी तरह से रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्या होता है? कंटिजेंसीज ये होता है कि इनके ऊपर फ्यूचर में कोई केस होने वाला है, उससे बचने के लिए, उसकी पेनल्टी से बचने के लिए या उसकी पेनल्टी को बेयर करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताएं, ये हमें रिटेनिंग में देखने को मिलेंगे। आप इसको कॉपी कर लिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने आपको जो भी बताया ये सब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है रिटेन एंडिंग का। अच्छा, अब आप सब लोग हैंड आउट निकाल लें। हैंड आउट पे हम कुछ बेसिक्स देखते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं। चलें, हैंड आउट में पेज नंबर 1 में आ रहा है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या है? नेट इनकम ट्रांसफर टू रिटेन एंडिंग। नेट इनकम जो इस साल का जो करंट प्रॉफिट है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट, वो हम रिटेनिंग में ट्रांसफर करते हैं, मैंने आपको बताया। और सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा। इसके अलावा अगर कैश डिविडेंड कहता है एग्जामिनर तो वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ रिटेन एंडिंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ये क्या है? पेबल क्यों? देखें, अभी पे नहीं हुआ है, अभी रिकॉर्ड हुआ है, अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना अमाउंट जो है ना वो कैश डिविडेंड की सूरत में दे रहे हैं, तो अपने पास ये लायबिलिटी बुक करेंगे और जब तक उसको पे नहीं करेंगे जब तक ये लायबिलिटी में रहेगा। और रिटेन एंडिंग क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से
अमाउंट निकलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड मैंने आपको बताया कि स्टॉक डिविडेंड पेबल, स्टॉक डिविडेंड पेबल में क्या होता है, हमारा जो है कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं और जिस बंदे ने ख़रीदे होते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, यानी कि वो अपने डिविडेंड कैश डिविडेंड छोड़ के स्टॉक अगर ख़रीदता है, वो शेयर्स मजीद ख़रीदता है तो क्या होगा, उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह से मेंटेनिंग रिजर्व्स, रिजर्व्स मैंने आपको बताया कि किसी भी नाम से हो सकते हैं, तो रिटेनिंग हम डेबिट करेंगे और रिजर्व फॉर जिस नाम से भी आएगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व भी इक्विटी का पार्ट है तो ये क्रेडिट में आता है, क्योंकि जब भी आपको बताया मैंने इक्विटी या कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। और रिटेनिंग प्रॉफिट का अकाउंट है, जब ये कम होता है तो रेवेन्यू का अकाउंट है, और जब ये कम होता है तो डेबिट हो जाता है। इस तरह से पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अब कैश डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो देखें लायबिलिटी डेबिट हो रही है और बैंक या कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखें टी अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। टी अकाउंट में सबसे पहले मैंने क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखा है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या, अगर हम 2021 के लिए काम कर रहे हैं तो 2020 में कोई ना कोई इसका बैलेंस होगा, ये वो बैलेंस है। और नेट इनकम नहीं कहाँ से आई, ये जो इस साल ट्रांसफ़र हुआ रिटेनिंग में पैसा नेट प्रॉफिट का, ये वो है। देखिए एंट्री में कहा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र हुआ किसमें, रिटेनिंग में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया। और इस तरह से रिजर्व्स है हमारे पास, और कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, ये सब डेबिट हुए हैं। क्यों, क्योंकि एंट्रीज में आपने देखा कि ये सब डेबिट में आ रहा था, तो ये सब माइनस करके हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमने लेना है, इसमें ऐड प्रॉफिट करना है, फिर हमने सारे रिजर्व दिया, डिविडेंड सब ने माइनस करना है, तो इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग भी रीड करें, मैं भी इसको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अबरार कंपनी लिमिटेड ऑन December 31, 2021। ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन में या रिटेनिंग क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल को हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये होता क्या, ये एक लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या, कंपनी ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है SECP से, जो इदारा है जो कॉर्पोरेट के जो मामला देखता है, उसने इनको एक लिमिट दी हुई है कि भाई आपने इतने जो है ना शेयर्स आपने जो है वो आवाम तक देने हैं, यानी कि आपने पब्लिक को शेयर्स बेच सकते हैं। क्या ये लिमिट बढ़ सकती है, जी बिल्कुल बढ़ सकती है, जो कंपनी के अपने ऊपर है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो जितना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख का मतलब इनकी लिमिट 5 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकते। हाँ, 5 लाख के अंदर अंदर ये इशू कर सकते हैं शेयर। देखिए नीचे पेड अप आ रहा है, पेड अप कैपिटल, ये क्या है, ये एक्चुअल शेयर्स, ये वो एक्चुअल शेयर हैं जो कंपनी ने लोगों को दिए हुए हैं और उनसे पैसा लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑथोराइज में हम सिर्फ लिमिट देखते हैं और पेड अप में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे होते हैं ये वो होता है। फिर हमारे पास रिटेनिंग का बैलेंस आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है, फिर नेट इनकम आ रही है, फिर डायरेक्टर्स ने कुछ डिसाइड किए कि भाई कैश डिविडेंड इतना दे दो, स्टॉक डिविडेंड इतना दे दो, रिजर्व्स इतने दे दो। फिर हमारे पास आ रहा है रिक्वायरमेंट नंबर 1 टू रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल एंट्रीज इन जनरल टी अकाउंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्रीज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नाम क्या है, अबरार एंड को, और हमने यहाँ लिख दिया जर्नल फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं December 31, 2021। फॉर्मेट में आ गया डेट,
पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट ये हमारे पास फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। चलें, फॉर्मेट को कंप्लीट कर रहे हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंट्री कौन सी बनानी है। हमने बनानी है दिसंबर में फर्स्ट एंट्री। हमारे पास आ रहा है कैश डिविडेंड। ये तो इससे पहले हम एक एंट्री करते हैं, इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं हम रिटर्न अर्निंग में। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग, ये कहाँ से मैंने लिखी, देखिए नेट इनकम आ रही है 3 लाख रुपए। सबसे पहले आपने एक एंट्री बनानी है, नेट इनकम ट्रांसफ़र की रिटेन अर्निंग में, और इसकी नरेशन आप बना लेगा टू रिकॉर्ड इनकम ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग। ठीक है, मैं नहीं बना रहा, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि टू रिकॉर्ड एक्सपेंस ट्रांसफ़र टू इनकम ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग। सेकेंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड की मैंने आपको एंट्री बताई, या आप हैंड आउट में देख सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अच्छा, इसकी अमाउंट थोड़ा निकाल लेते हैं। कह रहे 2 पर शेयर है, और शेयर्स कितने हैं, अगर आप देखें पेडअप में तो 1 लाख शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए डेबिट और 2 लाख रुपए क्रेडिट। और इसकी आप नरेशन क्या बनाएंगे, टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश डिविडेंड। ठीक है जी सर, आपने ये एंट्री बनानी है। अच्छा सर, अब थर्ड में क्या बनाएंगे, स्टॉक डिविडेंड। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कितना अमाउंट है स्टॉक डिविडेंड का, निकाल लेते हैं। देखिए परसेंटेज गिवन है, ऊपर हमने शेयर्स लिए थे क्वांटिटी वाले 1 लाख, और हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन स्टॉक डिविडेंड में हमें दिया हुआ 10%। ये हम इसको क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम अमाउंट ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट ऑफ शेयर्स देखें आप, आ रहा है 10 लाख। कहाँ आ रहा है, पेड अप कैपिटल में जो अमाउंट आ रही है वो हमारे पास 10 लाख आ रही है। देखिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख हो गया। अब हम इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 लाख आएगा। यानी कि हमने 10 लाख पे 10% लगाया तो हमारे पास स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट आई 1 लाख रुपए। इसकी आप नरेशन क्या बनाएंगे, टू रिकॉर्ड डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। 4 में कह रहे कि रिजर्व्स की बनानी है। रिजर्व्स की हम अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। रिज़र्व के लिए मैं अभी ये कंबाइन बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तमाम रिज़र्व्स को एक साथ लिख रहा हूँ। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और पहला रिज़र्व है मेरा रिज़र्व फॉर बिल्डिंग, आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा, बिल्डिंग एक्सपेंशन। फिर मेरे पास आ रहा है रिज़र्व फॉर जनरल, और फिर मेरे पास आ रहा है रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज। तीनों रिजर्व्स के अमाउंट है, एक का 40, एक का 25, एक का 60।
40, 25 और 60, और रिटेन अर्निंग हमारा जो कम होगा डायरेक्ट 1,25,000 से। देखिए मैंने कंबाइन एंट्री बनाई है, अगर मैं इसको अलग अलग बनाता तो कैसे बनाता, रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर बिल्डिंग क्रेडिट 40,000, फिर बनती 5वें नंबर पे रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर जनरल 25,000 रुपये, और हमारे पास 6th नंबर पे बनती रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट 60,000 रुपये। ठीक है, आप एंट्रीज भी जाके फॉर्मेट में देख सकते हैं। चलिए एंट्रीज कंप्लीट हो गई, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारी, ये हमारी 1 थी, अब हम बनाने जा रहे हैं 2, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, और डेट क्या होगी इसकी, डेट क्या होनी चाहिए, डेट इसकी पहली जो भी होगी आप वो डाल देगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में कितना बैलेंस था मेरे पास, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए भाई ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपीज़। उसके बाद मेरे पास रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, कितना, 3 लाख रुपये। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है कैश डिविडेंड पेबल की वजह से, तो हमने डेबिट में लिख दिया 2 लाख रुपये। और हमारे पास रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, दोबारा डेबिट हो रहा है स्टॉक डिविडेंड पेबल की वजह से। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग 3 रिजर्व्स की वजह से डेबिट हो रहा है, रिजर्व फॉर बिल्डिंग 40,000 रुपीज़, रिजर्व फॉर जर्नलिज्म हमारे पास है 25,000 रुपये का, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज 60,000 रुपीज़। अब हमारे पास यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, और हम यहाँ फुटिंग भी कर देते हैं। चलें भाई कितना अमाउंट आएगा सर, आप सब भी निकालें, मैं भी निकालता हूँ। 3 लाख प्लस 2,50,000 माइनस किया हमने डेबिट साइड 2 लाख माइनस 1 लाख, फिर माइनस किया 40,000, फिर माइनस किया 25,000, माइनस किया 60,000, तो ये 1,25,000 रुपये जो है, और ये आ गया 5,50,000 रुपये। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,25,000। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ हेडिंग डाल दी स्टेटमेंट ऑफ RE रिटेन अर्निंग, आप लोग पूरा नाम लिखिए। सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है 2.5 लाख रुपए। इसमें हम ऐड करते हैं नेट इनकम या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी वाला अमाउंट, आप देखें कितना है, 3 लाख रुपए था ये वाला अमाउंट।
उसके बाद हमने इसमें से माइनस करना है कैश डिविडेंड, इसका अमाउंट आ रहा है 2 लाख रुपए, ये हो गया माइनस। फिर हमने माइनस करना है स्टॉक डिविडेंड, इसका अमाउंट 1 लाख था। फिर हम माइनस करेंगे रिज़र्व फॉर बिल्डिंग जो कि 40,000 रुपये है। फिर हम माइनस करेंगे रिज़र्व फॉर जनरल, ये 25,000 रुपये था। फिर हम माइनस करेंगे इसमें से रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज, ये था 60,000 रुपये। फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,25,000 रुपये। स्टेटमेंट या टी अकाउंट में से एग्जामिनर आपसे कोई एक चीज़ पूछता है, आपसे दोनों चीज़ें एग्जामिनर नहीं पूछता, तो आपने जो है जो एग्जामिनर आपसे मांगेगा आपने वही बना के देना है उसको। अच्छा, आप लोग इसको कॉपी करें इस फॉर्मेट को। यहाँ पर आप लिख लें फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। एग्जामिनर आपसे एंट्रीज पूछता है या स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग या टी अकाउंट में से कोई एक चीज़ पूछता है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती। अच्छा, इसमें हमने बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा, एंट्रीज पढ़ी, फिर हमने टी अकाउंट बनाना सीखा, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग सीखी। एग्जामिनर इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं डालता, आसान तरीके से पूछता है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है इसको, इन क्वेश्चंस की मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, सेम पैटर्न पे रखे हैं, अमाउंट मैंने चेंज करी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। अच्छा, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया। आप इसको कॉपी कर लें। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।